चैनल में मेरा पढ़ना और आज एक नए विषय पर चर्चा करेंगे कि बिहार के चुनाव में जो हो रहा है एक सुखद मोड़ है। आपने देखा होगा कि एनडीए ने लगभग अपनी सभी सीटों के उम्मीदवार तय कर दिए हैं। 182 तो घोषित हो ही चुके हैं और आगे भी शायद दूसरे चुनाव से पहले हो जाएंगे, मगर अभी तक 182 जो सीटों की घोषणा हुई है एनडीए की तरफ से, आपको आश्चर्य होगा कि उसमें एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। ये बीजेपी में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार न होना आश्चर्य की बात नहीं है, मगर जनता दल, नीतीश कुमार के जनता दल में से भी अभी तक घोषित हुए उम्मीदवार, उसमें एक भी मुसलमान उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। ये एक सोची समझी रणनीति थी या ये नीतीश कुमार की तरफ से हृदय परिवर्तन या गलत के संकेत कहना मुश्किल है, मगर राजनीतिक हालात को समझते हुए उन्हें लगा होगा कि मुसलमान वोट उनको नहीं मिलेंगे और इसलिए मुसलमान उम्मीदवार बनाना ये राजनीतिक रूप से एक घातक निर्णय होगा। उसके बजाय अगर हिंदू उम्मीदवार बनाया जाए तो शायद ज़्यादा वोट शेयर मिल सकता है, मगर वो इतना तय है कि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के पश्चात से ये तय है, जिसे हम वोट जिहाद के नाम से कहते हैं, ये तय है कि मुसलमान का वोट एक तरफा जाएगा और इस चुनाव में भी यही होने वाला है। मुसलमान का वोट आरजेडी और कांग्रेस को ही मिलेगा। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है कि ओवैसीज को भी इतना समर्थन मुसलमानों से नहीं मिलेगा, क्योंकि मुसलमान जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से कोई टक्कर ले सकता है बिहार में, तो सिर्फ आरजेडी है, सिर्फ आरजेडी। यहाँ तक कि कांग्रेस पर भी उनको भरोसा है बिहार के लिए। अब बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन हुआ है उसके बाद वो कांग्रेस को भी वोट देंगे, क्योंकि दोनों एक ही सूत्र में बंधे हुए। ये एक रणनीति मुसलमानों की तरफ से दिखाई दे रही है। उसके पीछे काफ़ी संस्थान है जो लगे हुए हैं कि मुसलमान का वोट बट न जाए। जो योगी जी ने कहा उत्तर प्रदेश में बटोगे, तो यहाँ उन्होंने ऐसा फॉर्मूला बनाया कि बटोगे तो हारोगे। अब ये इस धारणा से बनाया गया कि अभी तक वो इस गलत फहमी में, इस भ्रम में पड़े हुए मुस्लिम संगठन, मुस्लिम मतदाता और जो मुसलमानों को प्रभावित करने वाले सेकुलर गैंग या कुछ विदेशी फंडेड एनजीओज, ये अभी तक इस भ्रम में पड़े हुए हैं कि मुसलमान जिता सकता है, हरा सकता है। 2014 से पहले शायद ये सही था, हालांकि ये सही नहीं, फिर भी एक ऐसा मायाजाल बनाया गया था कि मुसलमान ही ट्विस्ट ला सकते हैं परिणाम में। वोटिंग वोट कहते हैं या जो डीसीसी वोट कहते हैं, जो परिणाम बदल सकते हैं, ऐसी क्षमता से मुसलमानों में, जबकि ये सत्य नहीं है। अभी तक जितनी भी सरकार बनी है भारत में आज़ादी के बाद से, वो सभी सरकारें हिंदू के बल पर ही बनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदू एक तरफा हो जाए तो मुसलमान चुनाव का परिणाम बदल दे, नहीं हो सकता। मुसलमानों के वोट अधिक शुरू से कांग्रेस को मिलते आ रहे हैं, मगर ये हिंदू वोट का एक ऐसा वर्ग था, इतना बड़ा वर्ग था, जो चुनाव में हिंदू मुसलमान की बजाय सिर्फ चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखते थे। और कांग्रेस की जो इमेज थी आज़ादी दिलाने की वगैरह, जो भी है, गांधी जी का होना उनके साथ, नेहरू जी, और जो भी उनकी जो
कांग्रेस प्रति जो भावना थी उसके कारण वो कुछ और नहीं देखते थे, सिर्फ कांग्रेस को देखते थे। और उस प्रकार हिंदू मतदाताओं का एक बहुत बड़ा वर्ग था जो सिर्फ कांग्रेस को ही वोट करता था, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी वर्ग के कारण कांग्रेस अभी तक सत्ता बनी है। मगर जब ये वर्ग, भ्रमित वर्ग, जब इस भ्रम से टूटा, भ्रम के मायाजाल से बाहर निकला, तब ये जो चक्र था वो टूटा। और तब पता चला कि वास्तव में जो सत्ता पे, सत्ता का जो मुख्य केंद्र है वो हिंदू मतदाता है। उसमें कोई अतिशक्ति भी नहीं है, क्योंकि हिंदू 80% से अधिक है भारत में, तो स्वाभाविक है कि उनकी ताकत रहेगी। और मुसलमान 10-12% होंगे। अब ये गणित, अगर हम गणित के रूप में भी देखें तो ये संभव ही नहीं है कि 10% 85% को हरा दे, ये संभव ही नहीं है। मगर ऐसा मायाजाल बुना गया था कि मुसलमान केंद्र बिंदु हो गया था, उन्हें बनाया गया था। और इस मायाजाल के अंदर इस तरह की रणनीति बनाई जाती है कि मुसलमान को प्राथमिकता दी जाए, उन्हें उभारा जाए, और उनके नाम पर वोट लिए जाए। जबकि किसी ने भी, कांग्रेस ने अभी तक कोई भी काम किया है, किसी मुसलमान का भला नहीं हुआ। कांग्रेस ने क्या किया, मुसलमान का भला करने के बजाय, जो एक बहुत मुश्किल काम था, किसी एक वर्ग को ऊंचा उठाना, जो कांग्रेस किसी को उठाना चाहती ही नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, मुसलमान के कुछ नेताओं को उठाया, उन्हें ऊंचा पहुंचाया। जैसे किसी को राष्ट्रपति बनाया, किसी को गवर्नर बनाया, किसी को मुख्यमंत्री बनाया। इस तरह की राजनीति करते हुए उन्होंने सत्ता को संभाल के रखा और उन्हें सत्ता मिलती रही। और हिंदुओं ने कभी हिंदू या मुसलमान के रूप में मतदान नहीं किया, और मुसलमानों ने हमेशा मुसलमान के रूप में ही मतदान किया। तो इस मायाजाल से 2014 के बाद ये भ्रम टूटा और अभी हिंदू एक बहुत बड़ी शक्ति रूप में उभर कर आया। अभी भी पार्टियां इस भ्रम में अभी भी हैं, और मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि अभी भी इस मायाजाल में कि मुसलमान पार लगाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में जो हुआ उसमें मुसलमान की भूमिका कम थी और हिंदू मतदाताओं की भूमिका ज़्यादा थी। जो पीडीए का जो आंकलन किया गया यूपीए में और अन्य जगह, उसे पीडीए में से सिर्फ पीडी ने ही विरोध पक्ष को ज़्यादा सीटें दी। ए से पीडी का ही जोर था कि वोट थोड़ा शिफ्ट हुआ, और थोड़ा जो हिंदू वोट था वो शिथिल रहा, उदासीन रहा किसी भी कारण से, और उन्होंने यह आवश्यकता से अधिक आशावादी रहे कि जीत के दम आएंगे। अगर पीडीए पीड़ित अल्पसंख्यक की भूमिका नगण्य रही है, नगण्य रहेगी और नगण्य थी। तो इस बात को शायद नीतीश कुमार समझ गए कि मुसलमान को टिकट देकर कुछ सीटें खोनी पड़े, उसके बजाय अच्छा है कि सभी सीटें हिंदू को दी जाए ताकि और अधिक सीट जीतने का अवसर मिले। ओवैसीज को इस बार मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ विशेष लाभ नहीं होगा, ऊपर से नुकसान नहीं होगा। वोट, मुसलमान का वोट पूरी तरह से कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन को मिलेगा। अधिकतर से लगभग 90% के आसपास मैं कह सकता हूँ कि वोट एक तरफा होंगे मुसलमानों के, आरजेडी और कांग्रेस को, और इसका लाभ ये मिलेगा, इसका ध्रुवीकरण होगा, और इस ध्रुवीकरण से लाभ भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के गठबंधन को अवश्य मिलेगा। और जहाँ तक मेरा आकलन है, जहाँ तक मैंने बिहार के कई स्थानीय छोटे छोटे पत्रकार और समाचार पत्रों से जब मैं बातचीत की, उनसे संपर्क में रहा,
तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी 150-160 के आसपास सीट जीत कर आएगी। एक अच्छे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू एनडीयू की सरकार बनेगी 150-160 सीट के आसपास, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और चिराग पासवान शायद उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अगर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति एलजेपी को अच्छी सीट मिली, जैसा कि उनका दावा है, लोकसभा में उनका 100% स्ट्राइक रेट था, उसके आधार पर उन्होंने ज़्यादा सीट मांगी थी और इस बार उनको 29 सीट मिली। अगर 29 में उनका स्ट्राइक रेट अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा होता है, 70-80-90% के आसपास होता है, तो चिराग पासवान केंद्र से निकलकर बिहार में उप मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित होंगे। और एक और उप मुख्यमंत्री होगा बीजेपी का और एक होगा एलजेपी के चिराग पासवान। ये मेरा दावा है। मैं जो बिहार के लोगों से संपर्क किया, उनसे बातचीत की, लोकल स्थानीय पत्रकारों से, स्थानीय पत्रों से जो मैंने बातचीत की, और जो आंकलन मेरे मन में हुआ है, जो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी, 150-160 सीट मिलेगी और शायद एलजेपी के चिराग पासवान एक उप मुख्यमंत्री के रूप में बिहार आएंगे और बीजेपी का भी एक उप मुख्यमंत्री होगा, ऐसा मेरा आंकलन है, मेरा दावा है। और मेरा जो दावा और जो आंकलन है वो इस बात पर है कि मैंने उनसे काफ़ी संपर्क में रहा जब तक सीट का बंटवारा नहीं हुआ। अब जब सब कुछ हो गया, एनडीए में सब कुछ शांत हो गया, सब कुछ सही हो गया, 182 उम्मीदवार की घोषणा भी हो गई और उधर महागठबंधन में अभी तक जो समझौता होना है वो अभी तक पूर्ण से हुआ नहीं, तो इसका लाभ बीजेपी को मिलेगा। तब मैंने सोचा कि चलो ये सही समय है कि मेरा जो आंकलन मैंने किया है वो आपके सामने रखूं। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए मेरे इस चैनल को, मेरा पन्ना को, जुड़े रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और फॉरवर्ड कीजिए, और टिप्पणी भी आप अवश्य कर सकते हैं। मैं हर टिप्पणी का जवाब देता हूँ, अभी तक दिए मैंने और देता रहूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम।